हेलो गाइस, होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि आज 31 जुलाई है और आज डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करने की लास्ट डेट है। और डीपीटी 3 फॉर्म कैसे फाइल करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी और क्या पर्पस होता है, ये सब चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फाइलिंग में डीपीटी 3 आता है, जैसे माई एप्लीकेशन पे ये होता है। ये V3 वर्जन है पूरा। जैसे कि MCA पे V3 वर्जन आ गया है, पहले V2 पर होता था। तो माई एप्लीकेशन पे जब भी जाओगे तो V3 ऑप्शन आपका खुल जाएगा ऑटोमेटिकली, लॉगिन जब हुई होगी डिटेल्स। तो यहाँ पर कंपनी ई फाइलिंग में जाकर डिपॉजिट से रिलेटेड फाइलिंग्स में जाओगे जैसे ही, तो फॉर्म डीपीटी 3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स का ऑप्शन आएगा। तो वो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो किसी भी की आप फाइलिंग कर रहे होगे तो सिन पहले डालना है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई नंबर, जो कि आप मास्टर डाटा से उठा सकते हैं। ठीक है, गूगल से मास्टर मतलब इसी में MCA वेबसाइट पर मास्टर डाटा से उस कंपनी का सिन नंबर ले सकते हैं जिसका भी आप डीपीटी 3 फॉर्म फाइल कर रहे हैं। तो जैसे ही सिन नंबर डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। कंपनी का नेम हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, ईमेल आईडी होगी, तो सब आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ पर्पस ऑफ द फॉर्म में क्या आएगा, पर्पस ऑफ द फॉर्म ये है कि रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स अगर आप कर रहे हैं तो 2 क्लॉज 1 क्लॉज C वाली जो भी रूल्स हैं वो इसमें मेंशन नहीं होगा फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में मेंशन होगा। अगर वो 16 जो बातें लिखी हुई हैं 2 क्लॉज 1 क्लॉज C में, अगर उससे रिलेटेड आप डिपॉजिट्स कर रहे हो, जैसे बैंक से लोन ले रहे हो, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर सबसे लोन ले लिया है, तो ये कंसीडर नहीं करता डिपॉजिट। तो हम सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक। और रिटर्न ऑफ डिपॉजिट से एक अलग चीज़ आ जाती है, उसमें हम ये लिख देते हैं कि अगर हमने बैंक से कोई फैसिलिटी वगैरह ली है या अदर चीज़ें हैं, एक बस जो 16 बातें 2 क्लॉज 1 क्लॉज C में दे रखी हैं उसके अलावा कुछ है तो हम फर्स्ट या फिर थर्ड क्लॉज चूज़ कर लेते हैं। ठीक है। और कंपनी हमारी कौन सी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, ये ऑटोमेटिकली आता है। और अगर बात करूँ गवर्नमेंट है, ये हमें चूज़ करना पड़ता है कि कंपनी हमारी गवर्नमेंट है या नहीं है, येस और नो। तो हमें नो करना है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी जो है वो ऑटोमेटिकली उठाता है। जैसे ही आप सिन नंबर डाल दोगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ ये पीरियड की, किस टाइम पीरियड की कर रहे हो आप, अभी तो ये जिस टाइम फाइल कर रहे हो ये पिछले साल की आप फाइल कर रहे हो ना, तो आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023 तक की फाइल कर रहे हो। तो यहाँ आएगा 31 मार्च 2023, पीरियड फॉर विच रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड। ठीक है। तो लास्ट टाइम पीरियड की हम यहाँ डाल देंगे। ये वाला इन्फॉर्मेशन हमें नहीं डालना, इसमें कोई भी बैलेंस शीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। तो अब मैं यहाँ पर ले लिया, जैसे मास्टर डाटा से कॉपी किया सिन नंबर और उसमें डाल दिया, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हमारी आ जाएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब मैं सेव करूँगी इसको, सेव करने के बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगी, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा सारी। और नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगी ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, 16 पॉइंट जो आ जाएंगे। जैसे ही आप सेकंड क्लॉज पर क्लिक करोगे तो 16 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली सब आ जाएंगे। जो भी आपकी कंपनी फॉल कर रही है इन पॉइंट्स में तो आपको मेंशन करना है। पहला पॉइंट है ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि आपने बैंक से या डायरेक्टर से या रिलेटिव से लोन लिया हुआ है 2019 में और कंपनी बनी थी 2019 में, तो 1 लाख का लोन लिया था, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस अभी तक का कितना है, 1 लाख। और लेकिन हमने 22-23 में 1 लाख का और लोन ले लिया तो एडिशनल लोन ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा, क्योंकि हमने 22-23 में 1 लाख का लोन हमने बैंक से लिया था या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से लिया था। तो टोटल कितना आ गया क्लोजिंग बैलेंस अभी तक का, 2 लाख। क्योंकि हमने अभी तक अगर पे नहीं किया, मान लो अगर पे नहीं किया तो क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख ही रहेगा। लेकिन अगर आपने रिपेड कर दिया ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 में 50,000 पे कर दिया, 1 लाख ऑलरेडी था, 1 लाख और ले लिया और 50,000 और पे कर दिए आपने, तो कितना हुआ, 2 लाख में टोटल था। 2 लाख में से 50,000 माइनस करोगे तो 1,50,000 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि आपने 50,000 ऑलरेडी दे दिया। 1 लाख लिया था इस साल लेकिन 50,000 और पहले बाद में दे दिया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डीपीटी 3 में जाती ही जाती है। बैंक से रिलेटेड है, फॉरेन कोलैबोरेशंस हैं, या फिर कोई निधि कंपनी से लिए या डायरेक्टर, इंश्योरेंस कंपनी, रिलेटिव, शेड्यूल बैंक, सारे अगर किसी भी बैंक से लिए जो रिजर्व बैंक में रजिस्टर्ड है वो सारे शेड्यूल बैंक वाले क्लोज में आप मेंशन कर दोगे। तो यहाँ सब है। किसी कंपनी से भी लोन लिए तो भी यहाँ पर डालना पड़ेगा पॉइंट। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है तो भी यहाँ ये सब चीज़ें क्या है, डिपॉजिट नहीं है, तो हमें बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी ने कोई भी डिपॉजिट्स अभी तक नहीं ली है। तो इसीलिए ये डीपीटी 3 फॉर्म जाता है। और अब हम बात करते हैं एजिंग की।
एजिंग में बहुत कन्फ्यूजन होती है, वो मैं दूर करती हूँ कि एजिंग जो है 1 साल से नीचे, 1 साल और 3 साल के बीच में, या 3 साल से ऊपर होती है एजिंग। एजिंग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग अभी तक कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, कितने टाइम पीरियड से। जैसे कि मेरे पास अभी तक 2 लाख का लोन था, 50,000 दे दिए थे, तो मतलब 1,50,000 पड़ा था। तो क्लोजिंग बैलेंस और एजिंग का हमेशा सम इक्वल होना चाहिए। तो 1,50,000 को हमको बाइफिरकेट करना है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मैंने लोन लिया था 1 लाख का, लेकिन वो अभी मैंने नहीं चुकाया, मैंने तो पिछला वाला चुकाया है जो ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में लिया था, तो वो वाला चुकाया है ना। तो वो वाला पेंडिंग कितना है अभी, जो पिछले 2019 में चल रहा था, तो वो उसको तो 2019, 20, 20, 21, 22, 23 मतलब 4 साल हो गए। तो हम 3 साल से ऊपर में डालेंगे वो अमाउंट 50,000, क्योंकि 50,000 हम दे चुके हैं और 50,000 अभी तक पड़ा है, वो भी 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो 3 ईयर से वो में डालेंगे। बाकी जो 1 लाख है ड्यूरिंग द ईयर हमने लिया है, वो अभी तक हमने पे नहीं किया, तो 1 साल से नीचे ही है वो, तो हम 1 साल से नीचे में डाल दें। तो 1,50,000 को हमने ऐसे बाइफरकेट करना है।